Hey there, Assalamu alaikum. I hope that you all are enjoying a perfect vigor. I warmly welcome you all to the virtual premises of DCSC UET Peshawar in general and Computer Society in specific. Presenting you the Computer Society podcast series, Dastane Manzil. Well, as the name reflects, we will be going to listen some awesome stories of amazing DCSians highlighting their lives from hostel dorm rooms to the dawn of their careers. I am Raja Ahmed, the Director Operations at Computer Society and a junior year lad hailing from DCSC UET Peshawar. Without wasting any time, so let's get started. Today, for the very first episode of this esteemed podcast series, we have the ultimate design prodigy of DCSC, Mr. Atifur Rahman from Batch 18, the class of 2020, today with us. Atif Bhai was the alumnus of Computer Society and has served society as the role of Director Operations. Atif Bhai के हवाले से अगर आप सबको बताता चलूं तो आतिफ भाई वाज द को-फाउंडर ऑफ पाकिस्तान्स फर्स्ट डिजिटल ट्रैवल गाइड दैट इज ट्रिपमेट. देन ट्रिपमेट के बाद आतिफ भाई ने अपना जर्नी एंटोनिक्स के साथ स्टार्ट लिया, व्हिच वाज द आईटी हब वर्किंग ऑन सेवरल डोमेन्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. देन इन ऑर्डर टू परस्यू हिज बिगर ड्रीम्स, आतिफ भाई मूव्ड ऑन टू इस्लामाबाद. वहाँ आतिफ भाई एज अ UI UX डिज़ाइनर और एज अ UI UX इंजीनियर एक MNC जो कि ब्रांडवर्स है उसमें आतिफ भाई एज अ UI UX इंजीनियर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और विच इज़ सब्सिडरी ऑफ Pathway Capital Partners, which is one of the most renowned multinational company in IT industry. And as a part-time job, Atif Bhai is pursuing some part-time job at Techies Solutions. Yeah. Atif Bhai has also been playing a role of UI UX services to one of the biggest telecom giants of Pakistan, that is Jazz. और ये है कि आतिफ भाई का उसके साथ भी एक्सपीरियंस है. ये तो आतिफ भाई का एक इंट्रोडक्शन था, और होपफुली हमारी ऑडियंस को आतिफ भाई के हवाले से ज़्यादातर बातें पहले से पता हैं, because Atif Bhai has been a very vibrant student throughout his academic career at UET Peshawar. So इसी तरह चीज़ों को आगे लेके चलते हैं. Welcome Atif Bhai. I truly welcome to the virtual premises of UET Peshawar. खुश आमदीद. अच्छा यार, first of all thank you very much for such blockbuster किस्म का introduction. I feel really humbled to have come back to my alma mater, and this is such an honor कि मैं अपना जर्नी शेयर कर रहा हूँ. मतलब मैं जब लुक बैक करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा कि लोग बैठ के मुझे सुनेंगे, लेकिन उसके बावजूद अपने जूनियर्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से इतना ऑनर मिल रहा है. I am really grateful. Thank you for this opportunity. Exactly. और just one correction. तुमने मेंशन किया कि जी कंटिन्यू कीजिए. तुमने मेंशन किया कि I have been a very vibrant student at UET. तो उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा. मैं कभी भी एक वाइब्रेंट स्टूडेंट नहीं था UET पे. My academic career has been a very lackluster one. मुझे टीचर क्लासेस में पॉइंट आउट करके कहते थे कि यार तुम सीरियस हो जाओ क्लासेस में, ये करो वो करो, कॉन्फ्रेंसेस में ना जाओ, जितना टाइम तुम वहाँ लगा रहे हो अपने स्टार्टअप पे उसमें से थोड़ा टाइम अपनी स्टडीज को भी दे दो. तो वो खैर अलग स्टोरीज हैं, सारे डिपार्टमेंटल गॉसिप्स हैं, लेकिन मैं वाइब्रेंट एकेडमिक्स में कभी नहीं था. तो प्लीज रिज्यूम करते हैं, आगे इसको लेके चलते हैं. जी आतिफ भाई. वेल ये ऑडियंस के लिए भी एक नया पहलू था
कि यानी वी वर ऑफ द ओपिनियन कि आप यानी काफ़ी वाइब्रेंट रहे हैं, लेकिन चले आपने ये मिथ पहले ही बस्ट कर दिया। तो आतिफ भाई गुफ्तगू को आगे प्रोसीड करते हैं। मेरा आपसे जो पहला क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि वाई यूईटी पेशावर, यानी आपका प्रायर कोई प्लान था यूईटी पेशावर में आने का, या यानी एक एफएससी लेवल से एक यानी जिस तरह एक कैंडिडेट का प्रॉपर एक गोल होता है कि यानी हाँ जी इन एल्मा मैटर्स को हमने टारगेट करना है, तो इस हवाले से यानी बताइएगा ऑडियंस को। यार मेरा सिर्फ एक ही प्लान था और एक ही गोल था कि मैंने यूईटी पेशावर कभी नहीं जाना। मैंने जब एफएससी किया था तो उसके बाद मेरा गोल था कि मैंने नस्ट जाना है। नस्ट में मेरा पहले अटेम्प्ट नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैंने 2 साल ड्रॉप किया था एफएससी के बाद, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि मैं नस्ट जाऊं, मैं यूईटी पेशावर कभी ना जाऊं। और जब मेरा दूसरा साल था, जब खत्म हो रहा था, तो मैंने वैसे ही गपशप में ईटा दे दिया। तो मेरे एक दोस्त ने जाके कहा, मैंने एडमिशन कराया हुआ था, उसने कहा कि जाके तुम जरा टेस्ट तो दे दो ना, तुम्हारी तैयारी वैसे भी है, टेस्ट दे दो तुम। टेस्ट मैंने दिया और फिर एडमिशन हो रहे थे, तो उसी दोस्त ने मुझे कहा कि यार तुमने टेस्ट दे दिया है तो एडमिशन भी करा लो, क्या मसला है इसमें। मैं उस वक्त इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे नस्ट में आराम से हो जाएगा, तो मुझे ये चीज कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शुगल मेले में मैंने करा दिया एडमिशन। और फिर बाकी स्टोरी सारी आपके सामने है, नस्ट में नहीं हुआ, यूटी में हो गया, यहाँ बैठा हूँ, डिग्री भी खैर से हो गई। वेल आतिफ भाई ये बात है कि यानी अगर शुगल मेले में इतना कुछ हो गया तो सोचें अगर आप थोड़े से और सीरियस होते तो क्या हो जाता। बस यार। वेल एनी हाउ यहाँ पे एक और चीज यानी हमारी ऑडियंस के लिए काफी फ्रूटफुल साबित होगी। आतिफ भाई अब यानी आप क्या समझते हैं कि यानी एक एल्मा मैटर कितना फ्रूटफुल होता है एक बंदे की करियर के लिए या एक बंदे के जर्नी में? आपके साथ जाहिर है नस्ट के एलुमनाई भी काम कर रहे होंगे आपकी को वर्किंग प्लेस में, तो इस हवाले से बताइएगा। यार आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना, तो यूनिवर्सिटी आपके लिए एक मुकम्मल ग्रूमिंग एक्सपीरियंस होता है। तो उसमें यूटी में हमारा मसला ये है कि हमें इतनी ज्यादा प्रोफेशनल और कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं मिलती। लेकिन आप जब किसी नेशनल रेपुटेशन के इंस्टीट्यूट में जाते हो, नास्ट हो गया, लम्स हो गए, इस तरह के इंस्टीट्यूट, तो वहाँ ये है कि आपको डिफरेंट कल्चर्स का एक्सपोजर मिलता है, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं, खुद ही आपके पास आती हैं, जो कि यूटी में आपको खुद परसू करनी पड़ती हैं। तो नस्ट के एलुमनाइज और जीकी के जो ग्रेजुएट्स हैं, इनमें मुझे जो अभी तक जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, यूटी पेशावर के ग्रेजुएट्स जिन्होंने अपने डिग्री में कोई स्किल्स बिल्ड की होती हैं, तो वो किसी से कम नहीं होते। नस्ट और जीकी के स्टूडेंट्स हैं, वो माशाल्लाह से प्रेजेंट बहुत अच्छे से कर लेते हैं अपने आप को। उन्होंने 4 सालों में इस चीज पे काम किया होता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने टीम वर्क पे। और हमारे यहाँ इतना ज्यादा इसको इनकरेज नहीं किया जाता, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को, सोशल वर्क को, तो उस चीज में हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। मेरे अपने बैच में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि जो कि मेरे ख्याल में अपनी फील्ड के चोटी के डेवलपर्स हैं। वो जितना उनका एक्सपीरियंस है, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनके टक्कर में बहुत कम ही लोग होंगे। लेकिन वो लोग जब किसी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो वो ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वहीं पे मार खा जाते हैं। अपनी अपने डिग्री को, अपनी प्रोफाइल को ठीक तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज हैं जो मुझे दिखे हैं। वेल आतिफ भाई थैंक्स फॉर शेडिंग लाइट ऑन दिस पर्सपेक्टिव एज वेल। वेल इंशाल्लाह डीसीएससी में जो एक कल्चर यानी कम्युनिटी का है या इसी एक्सपोजर को आगे लेके चलने में यानी आपका भी एक काफ़ी ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल रहा है। इंशाल्लाह हम उसे आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि अभी गुफ्तगू का आगाज़ हुआ तो हम चाह रहे हैं कि ऑडियंस बोर ना हो और हम एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी रख रहे हैं। वेल सबसे पहली बात कि पहले तो डीसीएससी पे आते हैं कि डीसीएससी बाय चॉइस या बाय चांस। यूईटी तो खैर भाई जो है ना वो हम कह सकते हैं कि मजे मजे में हो गया था, तो डीसीएससी बाय चांस या चांस? यार डीसीएससी तो ऑफ कोर्स इट वाज अ चॉइस। मैं किसी और डिसिप्लिन में जाना नहीं चाहता था, कंप्यूटर साइंस में करने नहीं चाह रहा था, और इंजीनियरिंग करनी थी, तो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग। एग्जैक्टली जी।
वेल यहाँ पे एक और ऑडियंस के हवाले से बात आती है कि यानी अक्सर कहा जाता है कि यानी जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग है ये बाकी स्ट्रीम से थोड़ी अलग है या कुछ इस तरह का सीन है। हालांकि अगर हम एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यानी हर जगह जो रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और सेम इज द केस विद अस, जहाँ पे यानी आप 40% हार्डवेयर के हवाले से चीज़ें होती हैं और मोर देन 60% के लगभग सॉफ्टवेयर होता है। तो आप यानी एक जी यानी इंडस्ट्री में है, तो यहाँ पे यानी कोई एक अप डाउन होता है कि यानी कोई बंदा अगर वो कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से आया है या वो कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग से है, तो यानी वहाँ पे किसी को कोई बायसनेस तो नहीं शो होती इंडस्ट्री में। यार ऐसी कोई बायसनेस नहीं होती, बस आपने अगर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की हुई है और आप भी वही डिसिप्लिन परस्यू कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस वाला है, तो आपको एक बहुत मजे का पर्क मिलता है। वो ये होता है कि आप अपने नाम के साथ ENGR लिख लेते हैं, वरना कंप्यूटर साइंस वाला भी उसी डिसिप्लिन को परस्यू कर रहा है, आप भी उसी में हैं, आपके स्किल सेट्स जो हैं वो बराबर के हैं। हाँ, वो अलग बात है कि शुरू में बहुत सारे जो बच्चे आते हैं CSE में तो उनको आइडिया नहीं होता कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंसेस का ब्लेंड है ये डिसिप्लिन। वो उनको बाद में चल के पता चलता है, तो उसी वजह से बहुत सारे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि अगर हम ये चीज़ पहले पता होती तो हम कंप्यूटर साइंसेस में चले जाते। लेकिन अगेन जिसका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर की तरफ होता है वो मैनेज कर लेता है और मतलब अपनी स्टडीज को बैलेंस कर लेता है, और जिसने हार्डवेयर की तरफ जाना होता है तो उसके लिए फिर एक बहुत अच्छा एवेन्यू हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम ले जाए। एग्जैक्टली। वेल आतिफ भाई, सबसे पहले तो मिथ बस्टर आपके बारे में कि यानी मैं अगर अपना भी बताऊं तो यानी मोर देन 2 इयर्स हमने आपके साथ गुजारे, तो उसमें मुझे बहुत ही आखिर में जाके जी पता चला इस हवाले से। तो ऑडियंस को बताइएगा, आर यू अ पश्तो स्पीकर, अ हिंदको स्पीकर और अ सराइकी स्पीकर? बहुत बड़ा मिथ है ये। यार मुझे ये बताओ अभी तक क्या मिथ क्या है, कि मुझे क्या समझते हैं लोग? वेल मैं तो अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं तो खैर इस चीज़ को जज ही नहीं कर पाया, लेकिन एक जनरल जो आवाम का पर्सपेक्टिव है तो वो ये है कि आप यानी बस नेटिव उर्दू स्पीकर हैं और आपकी कोई जो है ना मदर टंग नहीं है शायद, ये पर्सपेक्टिव है। अच्छा नहीं यार, मैं बेसिकली डेरा इस्माइल खान के साथ एक डिस्ट्रिक्ट है टांग, वहां से हूँ, और यहाँ पे जो दो पॉपुलर जुबानें हैं, एक पश्तो है एक सराइकी है। तो पश्तो स्पीकर मैं नहीं हूँ, तो डेफिनेटली सराइकी स्पीकर हूँ। मिथ बस्टेड। ये बात है कि मेरा जो सर्कल था, यस मेरा जो सर्कल था तो उसमें सराइकी स्पीकर्स कोई नहीं थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इतने ज्यादा उनके साथ में कम्युनिकेट करने लगा कि मुझसे अपनी मदर टंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं शिफ्ट हो गया उर्दू पे। मैं मतलब मुझे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता था उर्दू में। तो ये सीन्स है। देन अब रैपिड फायर सेगमेंट की तरफ हम आगे आगाज करते हैं। इसमें आतिफ भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपने उसका वन वर्ड आंसर देते हुए आगे वाई का भी आंसर देना होगा कि यानी ये चीज क्यों हुई। तो पहली बात कि फेवरेट हॉस्टल कौन सा था आपका? Yeah, of course, tribal, because I had a cubicle room. ओ ग्रेट। इंशाल्लाह क्यूबिकल रूम के हवाले से भी हम बात करेंगे लेटर ऑन, लेकिन Yeah. अगर हम हॉस्टल 3 और हॉस्टल 11 ट्राइबल को कंपेयर करें तो फिर भी ट्राइबल ऊपर ही है। डेफिनेटली, क्योंकि मेरी नेचर ऐसी है कि मैं ज्यादा खामोशी वाले इलाके पसंद करता हूँ, और हॉस्टल 3 जो है वो तो पूरा बोर्ड बाजार है, उसमें हर साल के बंदे रह रहे होते हैं, द फेस ऑफ सीनियर्स भी इंस्टीट्यूट। जूनियर्स भी। तो हाँ, तो उसमें अब बहुत शोर शराबा लगा रहता है। योर फेवरेट टीचर? थोड़ा सा सख्त क्वेश्चन आ गया और यार ये बड़ा डिप्लोमेटिक किस्म का क्वेश्चन तुमने पूछ लिया। फेवरेट टीचर एज अ पर्सन, आई रियली लाइक इंजीनियर नैना सैयद। उन्होंने अभी कभी हमें पढ़ाया नहीं है, लेकिन जितनी वो एम्पैथेटिक हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, आई रियली अप्रिशिएट दैट। वेल मेरा भी कोर्स चल रहा है तो आई रियली डू अप्रिशिएट एज वेल। वेल फेवरेट प्लेस एट DCSE? यार हमारे हमारे बैच के ये सीन था कि हम लोगों ने इंटरनल
नाम दिए हुए थे जगहों को। अब आई एम नॉट श्योर कि वो चीजें इतनी पॉपुलर हुई हैं या नहीं हुई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के सामने वाला एरिया उसको हम लोग कहते थे लवर्स पॉइंट। एग्जैक्टली ये चीज मेरा मेरा फेवरेट एरिया वही लवर्स पॉइंट है। जी जी ये वही बात है कि यानी इंतहाई छुपी हुई जगह, लेकिन फिर भी काफी, यानी आप लोगों ने जो लेगेसी छोड़ी है वो शायद अभी बैच 22 जो तो क्लास ऑफ 2024 है उन तक भी ये बात जो है ना वो सराहियत कर गई होनी है। वेल आगे यार वो चलते लोग हैं। तो जूम पे क्लासेस ले रहे हैं, उनको क्या पता कि डीसीएसई में क्या होता है। ये बात भी है, उन्होंने जस्ट 1 मंथ ही जो है वो शायद हार्डली गुजारा था। देन सेकेंडली बात करते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इन केस अगर इफ नॉट डीसीएससी देन विच डिसिप्लिन, अगर यानी डीसीएससी होता ही ना और आपने लेना ही होता कोई आइडियल कंडीशन, तो फिर कौन सा डिपार्टमेंट परस्यू करते, या 4 सालों में आपने किस डिपार्टमेंट को देखा है कि हाँ यार ये अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें होना चाहिए था? अच्छा, वो 4 सालों के एक्सपीरियंस की बेस पे या पर्सनल प्रेफरेंसेस की बेस? पर्सनल प्रेफरेंसेस के हवाले से भी बता दें, बल्कि पर्सनल प्रेफरेंसेस में तो यानी फिर लाइकनेस आ जाती है ना कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हवाले से। तो वैसे 4 सालों के टेन्योर में आपने यानी किस डिपार्टमेंट को देखा है कि काफी बूमिंग डिपार्टमेंट था और आपने यानी ये था कि अगर डीसीएससी ना होता तो हाँ ये डिपार्टमेंट होता? यार सिविल इंजीनियरिंग में काफी काम हुआ है उनका डिपार्टमेंट, और मैं पर्सनली बिल्डिंग्स को और बाहर से चीजें जैसे दिख रही हैं तो उसमें मैं बड़े जल्दी पिघल जाता हूँ। तो अगर मैं मुझे चूज करना होता तो मैं सिविल इंजीनियरिंग चूज करता। वेल बेस्ट मोमेंट ऑफ कैंपस लाइफ के, यानी वो मोमेंट जो इंतहाई चेरिशेबल है अभी आपके लिए, और अगर वो ना होता तो आप कहते हैं यार मतलब ये ना होता तो फिर काफी ज्यादा परसेंट ऑफ कैंपस लाइफ जो है ना वो फजूल थी। तो इस तरह का कोई बेस्ट मोमेंट हुआ हो? यार मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था यूटी लाइफ में। मैंने कोडर स्टैक जब हारून और समी लोगों ने स्टार्ट लिया था, तो उसमें एज अ फर्स्ट नहीं, एज अ सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट मैं गया था वही वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। वर्चुअल और अप्लॉज। वो थी इंट्रोडक्शन टू थैंक यू, वो वर्कशॉप थी इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइन। वो बेसिकली मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि मैंने वो वर्कशॉप अटेंड की थी, और उसमें मेरे बैचमेट्स भी थे, उसमें सीनियर्स भी थे। उस वर्कशॉप की एक रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने फेसबुक ग्रुप बनाया था, और रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने जो चीज़ सीखी है आपने एक पोस्टर बनाना है, ये उसका थीम होगा। और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था ग्राफिक्स में, मैंने उसी इवेंट वेल में उसी सॉरी टू वर्कशॉप इंटरप्ट में यू, सॉरी पार्टिसिपेट टू किया था, इंटरप्ट यू एंड आई एंडेड अप आतिफ विनिंग दैट कंपटीशन। जी जी सॉरी आतिफ भाई, जी इसकी आप ज्यादा जी एलेबोरेशन में ना जाइएगा, बिकॉज हमारे एक सेगमेंट में आगे चल के हम इस पे प्रॉपर बात करेंगे। होप सो हम हिंट दे देते हैं ऑडियंस को टेक्नोलॉजी लाइंस के हवाले से। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। विंडोज मैक, मैक या विंडोज? मैक ऑफ कोर्स। ड्रिबल बिहांस? यार ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ड्रिबल इज मोर ऑफ सोशल नेटवर्क फॉर डिजाइनर्स। उसमें जैसे आप व्हाट्सएप स्टेटसेस और इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाते हो, ड्रिबल भी उस तरह की चीज है। बिहांस इज मोर ऑफ जैसे आप डिटेल जर्नल्स पढ़ते हो, रिसर्च पेपर्स पढ़ते हो, तो उस पर केस स्टडीज होती हैं। तो आई प्रेफर बिहांस। ड्रिबल पे मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आई कैंडी डिजाइन होते हैं, उस पे इतना डिटेल नहीं होता जो यूएक्स है, कोर डिजाइन के जो कोर। तो बिहांस। कोरल ड्रॉ, एडोबी इलस्ट्रेटर? एडोबी इलस्ट्रेटर ऑफ कोर्स। सैंस सेरिफ, सेरिफ? यार आई फील आई एम मोर ऑफ सेरिफ पर्सन, बट आई प्रेफर सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। Okay. Well, who's your favorite cabinet colleague and why? कैबिनेट कलीग कंप्यूटर सोसाइटी का? Exactly. यार एक ही बंदे का नाम मेरी जुबान पे है, दैट इज सैयद मोहम्मद उस्मान। ही वाज सो ब्रिलियंट, ही वाज सो डेडिकेटेड, और इतना प्रोफेशनल बंदा मैंने आज तक नहीं देखा डिपार्टमेंट में जितना वो था, और कमिटेड था अपने काम के साथ। Exactly. Usman bhai, we truly appreciate all the efforts you have put till now in computer society.
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। वेल आगे बात करते हैं। आतिफ भाई, यानी एक स्टूडेंट को टीचर्स, कुछ ऐसे टीचर होते हैं या कोई एक ऐसा टीचर होता है कि यानी उसकी एक अजीब सी हैबत होती है ना स्टूडेंट पे, तो आपके लिहाज में आपका वो कौन सा टीचर था जिससे आतिफ को डर लगता था? यार मैं एक ही टीचर से बहुत डरता था, मतलब लिटरली शुरू में मैं उनके सामने बात भी नहीं कर सकता था, सर रहमतुल्लाह खटक। और मैंने हमारा जो सेम डीएलडी हमारे जब डीएलडी का कोर्स खत्म हो रहा था तो वो सबसे एक तरह से टेस्टिमोनियल्स ले रहे थे, रिव्यूज ले रहे थे कोर्स के बारे में। तो मैंने सबके सामने खड़े होके कहा था कि सर मुझे आपसे बहुत डर लगता है, और फिर उसकी एक वजह भी बताई थी मैंने कि उनकी शक्ल मेरे अंकल से बहुत ज्यादा मिलती है। तो मेरे दिल में अपने अंकल के लिए जो रिस्पेक्ट थी, जो खौफ था, वो जब मैं उनको देखता था तो वो एक तरह से जाग जाता था। तो इस वजह से उनके साथ भी वही वही फॉर्मेलिटी रही है। एग्जैक्टली यहाँ पे मैं भी कन्फेस करना चाहूंगा कि मुझे तो अक्सर फंबलिंग हो जाती है सर से बात करते हुए। देन आगे चलते हैं। आतिफ भाई, एनी कन्फेशन जो आप करना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? कन्फेशन तो डीसीएसई की डिक्शनरी में कन्फेशन का एक ही मतलब दिया जाता है, और कन्फेशन यार रोमांटिक कोई कन्फेशन है नहीं मेरा, और कुछ करके मैं किसी को एक्सपोज भी नहीं करना चाहता। बट पर्सनल एकेडमिक कन्फेशन यार, आई थिंक मुझे एक चीज मेरे साथ रिलेट की जाती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, मतलब जूनियर्स भी जब बात करने लगे कहते हैं कि यार जीपीए डजंट मैटर, और ये आतिफ को देख लो, ये इसका जीपीए नहीं था, पेपर फेल होते रहे वगैरह वगैरह, ये देख लो ये कहाँ पे बैठे हो। तो मैं एक चीज कन्फेस कर रहा हूँ, वो ये है कि यार जीपीए डज मैटर। जीपीए बेसिकली, मुझे ये चीज 2 सालों के बाद जाके समझ आई थी कि आपका जो जीपीए होता है जरूरी नहीं है कि आपकी वो ब्रिलियंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो एक चीज को रिफ्लेक्ट करता है, वो है आपकी लेवल ऑफ कमिटमेंट। एज अ स्टूडेंट आपकी एक जिम्मेदारी होती है, कि आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है और अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है। तो आपका जीपीए जो है वो एक मेजर है आपके कमिटमेंट को दिखाने का, आपकी इस एबिलिटी को दिखाने का कि आप आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको आप किस हद तक कंप्लीट कर सकते हो। तो आई रिग्रेट द फैक्ट कि मैं मुझे शुरू में इस बात की समझ नहीं थी, और मुझे लगता था कि यार मेरा इन कोर्सेज में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूं। बाद में मेरी ये डेफिनेशन चेंज हो गई थी फाइनल ईयर तक, और फाइनल ईयर में जो फिर मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड्स थे वो भी पिछले 3 सालों के निस्बत टोटली डिफरेंट था। एग्जैक्टली। देन आतिफ भाई, फेयरवेल के कोई रिग्रेट्स हैं आपको, बीइंग द क्लास ऑफ 2020? फेयरवेल के बहुत ज्यादा रिग्रेट्स हैं और बहुत ज्यादा गिले भी हैं मेरे, खास तौर पे अपने जो जूनियर बैच है, बैच 19, उनसे हैं कि मतलब फेयरवेल जरूरी नहीं है कि आप इन पर्सन देते, कुछ भी किया जा सकता था। मतलब आप एक गूगल मीट या जूम कॉन्फ्रेंस एक बुला के बैच 18 के जो बंदे आना चाहते थे, एक वर्चुअल आप फेयरवेल रख सकते थे। आप कोई कंप्यूटर सोसाइटी की पेज से एक पोस्ट कर सकते थे, सबका एक कोलाज बना के कि गुड बाय DCSENs वगैरह वगैरह, कुछ भी। लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। और इससे पहले यूनिवर्सिटी के 3-4 सालों में हम लोग तो बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं अपने सीनियर्स को फेयरवेल देने में, जूनियर्स को वेलकम देने में, सारी चीजों में, हर किस्म की सोशल एक्टिविटी में। तो वो चीज एक है यार, एक वाइड रह गया दिल में। इंशाल्लाह तो भाई श्योरिटी तो नहीं दे सकते, लेकिन इंशाल्लाह मैं पर्सनली भी और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम इवेंजलाइज करेंगे इस चीज को, ताकि यानी लेट ही सही लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो इंशाल्लाह हम इस हवाले से कुछ प्रॉपर करेंगे। आगे चलते हैं आतिफ भाई। हमारे पास एक क्वेश्चन था वन ऑफ आवर टैलेंटेड सीनियर्स आशिर भाई की तरफ से कि आप मिंट सॉस और पुदीने की चटनी में फर्क बता दें। व्हाट्स द डिफरेंस? या हाँ, डिफरेंस। अच्छा यार, ये एक चीज है कि मैं जब शुरू में इस्लामाबाद गया था तो इस्लामाबाद का जो कल्चर है, मतलब मैं जिस एनवायरनमेंट में गया था वो हमारे पेशावर के कल्चर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और केपी से, केपी में हम बहुत ज्यादा रिजर्व होते हैं, हम ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते,
अगर कोई बंदा अंग्रेजी में एक लफ्ज बोल दे तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या बात है यार, अंग्रेजी बोल रहा है, इम्प्रेस हो जाते हैं। वहां पे जब मैं गया तो मैंने जो एनवायरनमेंट देखा था उसमें ये था कि उसमें उर्दू से ज्यादा लोग इंग्लिश बोल रहे थे। और वैसे इस्लामाबाद के साथ एक बड़ा स्टीरियोटिपिकल एक एक्सेंट रिलेट किया जाता है कि वहाँ पे लोग मुंह टेढ़ा करके बात करते हैं, वहाँ पे ये अजीब तरीके से अंग्रेजी बोली जाती है। The famous तो Izmir. मेरे कुछ दोस्त थे, उनको मीम्स दिखे ये, हाँ बिल्कुल। तो मेरे दोस्त जो हैं वो इस चीज को बड़ा, इस फैक्ट को बड़ा एग्जेजरेट करते थे और कहते थे कि हाँ भाई ये भी इस्लामाबाद चला गया है और ये भी अब पुदीने की चटनी को मिंट सॉस कहेगा। तो वहीं से वो जोक स्टार्ट हुआ था। सही 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 सही। एक ही चीज है लेकिन इस्लामाबाद में आप उसको मिंट सॉस कहते हैं और पेशावर में आप उसको चटनी कहते हैं। ये कह रहा था कि यानी एडिबल्स की बात हो गई चटनी वगैरह की, तो जी इसे ही कंटिन्यू करते हैं कि हॉस्टल का लोबिया या जो मोटा चावल चारसदा चावल पका करते थे, इन दो डिशेस को आप यानी किस हद तक पसंद करते हैं? बिकॉज एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि यानी डिसलाइकनेस ज्यादा है इस हवाले से। यार मैंने चारसदे वाल चावल जो होते हैं एक दफा खाए थे, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। आई हैव नथिंग अगेंस्ट चारसदे वाले पीपल, लेकिन मुझे वो चावल बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं लोबिया वाज वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस एट यूटी, तो मैं हमेशा वही खाया करता था बस। एग्जैक्टली। सो आतिफ भाई आगे चलते हैं इस हवाले से कि ये कूल होता है, सोसाइटी का लोगो आ गया। हाँ थोड़ा ऑफिशियल लुक आ गया। अच्छा हाँ, तो दास्तान ऑफ बिकमिंग अ ग्राफिक्स डिजाइनर, अ यूआई यूएक्स इंजीनियर, हाउ डिड दिस ऑल स्टार्टेड? कि यानी वो कौन सा टर्निंग मोमेंट था? अभी थोड़ी देर पहले भी आपने इस हवाले से बात की, तो ऑडियंस सुनना चाहती है कि यानी आतिफ को पुश करने वाली वो कौन सा मोमेंट था या वो कौन सी चीज थी? यार मैं अगर उसको ब्रीफली बताऊं तो ऑफ कोर्स वो डीसीएससी की सोसाइटीज थी, कंप्यूटर सोसाइटी और कोर्स टैग। इसकी वजह से मुझे एक्सपोजर मिला, मुझे encouragement मिली। मेरे सीनियर्स, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सच encouraging सीनियर्स, सच कोऑपरेटिंग सीनियर्स के जो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करते थे और मुझे हमेशा पुश करते रहे। मैंने फ्रीलांसिंग भी इसी वजह से स्टार्ट की थी, मैं ग्राफिक डिज़ाइन में भी इसी वजह से आया था। और बेसिकली जो इंसिडेंट हुआ था वो ये हुआ था कि कोडर स्टैक, हारून, समी लोगों ने वर्कशॉप एक अरेंज कराई थी ग्राफिक डिज़ाइन की। तो वो मैंने अटेंड की थी एज अ पार्टिसिपेंट बैक इन माय फर्स्ट ईयर। उसमें एक रिक्वायरमेंट थी कि जिस बंदे ने वर्कशॉप अटेंड किया तो उसने पोस्टर बनाना है। उसमें मेरे बैचमेट्स थे, उसमें सीनियर्स थे हमारे, और थीम उन्होंने दे दिया था कि इस थीम पे पोस्टर बनाना है। आई पार्टिसिपेटेड एंड आई एंडेड अप विनिंग दैट कंपटीशन। मेरे साथ जो बाकी बैचमेट्स थे, सीनियर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और फिर मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था इस बात पे। हमारे एक और सीनियर हुआ करते थे उस वक्त बैच 15 से, इमरान जिया, ही वाज ओनली ग्राफिक डिजाइनर एट डीसीएसई। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया था एंड आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड कि यार मैं फर्स्ट ईयर का बंदा हूँ, मुझे फाइनल ईयर का बंदा अप्रिशिएट कर रहा है। तो उसके बाद से मुझे इंकरेजमेंट मिली। फिर आहिस्ता आहिस्ता से सोसाइटीज के साथ इन्वॉल्व हो गया मैं। वो मुझे देते थे कि ये पोस्टर बनाना है, ये करना है, वो करना है, मैं साथ साथ करता रहा। तो ये अगर मैं एक फैक्टर देखूं जिसकी वजह से मुझे इंकरेजमेंट मिली थी तो वो ऑफ कोर्स सोसाइटीज थी। ये दो सोसाइटी। सही हो गया। वेल आतिफ भाई आपके हवाले से एक और भी बात मशहूर है जो कि पर्सनली खैर शायद हम आपसे काफ़ी जूनियर थे, यानी 2 बैचेस का फ़र्क था, तो उस चीज़ को यानी हम लोग खुद देख नहीं सके, लेकिन जब आपने ग्राफिक्स डिज़ाइन स्टार्ट लिया तो आप अक्सर सोसाइटीज़ को उनके पेजेस को डीएम कर दिया करते थे कि यानी खुदा का वास्ता है ये लोगो हटा दो और जो फाइल मैंने भेजी है ये लोगो लगा दो। यानी इसमें कितनी सच्चाई है? यार बिल्कुल ये बात सही है। मैं खैर हर सोसाइटी को नहीं करता था, लेकिन मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था यूटी तो मैं ये देखता था कि यार ये ऑफिशियल सोसाइटीज हैं और ऑफिशियल सोसाइटीज के पेजेस पे इस तरह के डिजाइन बने हुए। मेरा जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ था, जो लेंस था जिससे मैं इन चीजों को जज करता था, वो नस्ट के पेजेस थे। नस्ट के पेजेस पे अभी भी जाओ तो वो प्रॉपर क्या उनका ब्रांड बना होता है।
एक सोसाइटी होती है और वो हर चीज को ऐसे प्रेजेंट कर रही होती है, पोस्ट कर रही होती है, आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड है ये, तो उसके साथ जुड़ के फिर आपको अच्छा लगता है। तो मेरे जहन में ये था कि यार मैंने अगर करना है कुछ तो मैंने इस तरह तरीके से करना है कि मैं वैसी ब्रांडिंग करूँ। और फिर मुझे जहाँ भी ऐसे डिजाइन डिजास्टर्स दिखते थे तो मैं उनको पेज पे मैसेज करके कह देता था कि यार मैं ये काम कर दूंगा, मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है, ये मैं बना रहा हूँ, ये आप प्लीज पोस्ट कर दो। तो उसमें कोई रिप्लाई कर देते थे, कोई पोस्ट करते थे, कोई नहीं करते थे। फिर ज्यादातर सोसाइटीज के साथ तो मैं खुद इन्वॉल्व हो गया था इसी पैशन की वजह से कि यार मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं डिजाइन स्टैंडर्ड्स यूडी की अपलिफ्ट कर रहा हूँ। और आई थिंक नो वन आई लुक बैक, तो उस चीज में मैं काफी हद तक आई थिंक मैं सक्सेसफुल भी रहा था, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था और मैं सोसाइटीज वगैरह देखता था तो काफी सोसाइटीज ने इस चीज पे तवज्जो देना शुरू कर दी थी। वेल आतिफ भाई, आपने नस्ट के यानी एक कैलिबर के हवाले से बात की, तो मैं अगेन यही मेंशन करना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप लोगों ने यानी जो एक इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड किया और जो एक हमारा कैलिबर डेवलपमेंट करने की कोशिश की आपने, उसका यानी आज ये सिला है कि हमारे डिज़ाइंस, हमारी दो कम्युनिटीज़ जो कि विच आर वर्किंग अंडर द फ्लैग ऑफ कंप्यूटर सोसाइटी विच इज़ गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब एंड माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर, हमारे मोर देन 4 to 5 डिज़ाइंस आज आप यानी देख सकते हैं जो कि DSC नस्ट और MLC नस्ट के पेजेस पे विजिबल है। तो यानी इट्स अ फैक्ट कि यानी जो चीज़ आप लोगों ने यानी हमें वो सराहियत करने की कोशिश की, नाउ इट्स बोरिंग सम फ्रूट्स। तो आगे चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और आई एम रियली ग्लैड कि यार तुम लोग इतना कुछ कर रहे हो। दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू कि तुम उसे मुझे क्रेडिट दे रहे हो और हमारे बैचेस को, हमारे सीनियर्स को क्रेडिट दे रहे हो, बट आई थिंक ये तुम लोगों की अपनी मेहनत है एंड इट्स रियली ग्रेट टू नो दिस। वेल आतिफ भाई, आगे चलते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन यानी व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ फील्ड या जैसे भी। इंस्पिरेशन किस सेंस में बात हो रही है? इंस्पिरेशन यानी कोई इंस्पिरेशनल मतलब किसी चीज के पर्सनैलिटी, लिए? कोई इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के बंदा यानी उसे देखते हैं हाँ यार इसने लाइफ में काफी कुछ किया है, तो आई आल्सो वांटेड टू बिकम लाइक हिम और हर। यार मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी जिंदगी में ऐसी कोई इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी नहीं थी। टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग ऐसे मिले, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि जिनका साथ मुझे मिला। हारून एक बहुत बड़ी एग्जांपल है उसकी कि वो माशाल्लाह से स्टडीज में भी अपने बैच का टॉपर था और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी वो सबसे आगे था हर चीज में। वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन था एज अ स्टूडेंट। समी हो गया, उसैद सेठी बैच 15 से, और इस तरह के और भी बहुत सारे बंदे हैं। मैं मुझे नाम अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, लेकिन अपने बैच में अपने डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि छोटी छोटी चीजों के लिए उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती रही है। लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं था कि जिसको बस मैंने फॉलो किया हो कि यार मैंने 100% इस जैसा बनना। सही। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस सेंस में था कि यानी एक जनरल पर्सपेक्टिव देखा जाता है कि जो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की किसी भी स्ट्रीम से हों तो वो लोग जो टेक्नोलॉजी जाइंट्स के CEOs हो गए या कोई ऐसे लोग कि जिन्होंने यानी टेक्नोलॉजी में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, वो उन्हें यानी एज एन इंस्पिरेशन मान के चलते हैं। तो इस हवाले से खैर यार राजा, ये बात बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, आई कम्प्लीटली एग्री। लेकिन ये वो वाले लोग होते हैं कि जिन्होंने कुछ उखाड़ा होता है जिंदगी में, जिन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा होता है, तो उनके लिए वाकई में वो इस तरह की इंस्पिरेशन भी काफी बड़े बड़े लोग होते हैं। तो मुझे लगता है आई एम स्टिल वर्किंग टू परस्यू माय गोल्स। तो आई डोंट थिंक आई हैव अ सिंगल इंस्पिरेशन की जिसको मैं लेके अभी तक चला हूँ पूरी जिंदगी में। एग्जैक्टली, एंड दिस इज व्हाट आई लाइक मोस्ट इन यू, योर हम्बलनेस। आगे चलते हैं। जब आप डिजाइन को परस्यू कर रहे थे तो यानी लोगों के क्या रिएक्शंस थे? जैसा कि यानी आपका खुद का भी मानना है कि कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट को एक अपर हैंड दिया जाता है एज कंपेयर टू डिजाइन, बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम डायरेक्टली। यार ये चीज मेरे लिए, मेरे पहले 2 साल में ग्राफिक डिजाइन में तो आ गया था, लेकिन मैं बहुत अजीब किस्म के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में था। मैं अपने बैचमेट्स को जब देखता था और इवन मुझे इसी से मॉक किया जाता था, मुझ पे लोग हंसते थे कि यार ये देखो ये
मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा, कोडिंग नहीं कर रहा, ये हमारी तरह सर्किट्स नहीं बना रहा, ये ग्राफिक डिजाइन के साथ चिपका हुआ है, अगर इसमें ये करना था कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में क्यों आया। और फिर मुझे एक तरह से इम्पोस्टर सिंड्रोम भी हो गया था कि यार मैं जो चीज़ कर रहा हूँ क्या पता मैं इसमें इतना अच्छा ना हूँ, लोग तो कह रहे हैं लेकिन आई डोंट नो इफ आई एम गुड इनफ। इस तरह की बहुत सारी बातें थी। तो शुरू के 2 साल बहुत चैलेंजिंग थे। फिर मैं ट्रिपमेट के साथ इन्वॉल्व हुआ, एक्सपोजर मिला, और लोगों से जानने का मौका मिला, डिज़ाइन गुरुज मिले। तो उस चीज़ के बाद मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं यार, मैं जो लाइन परस्यू कर रहा हूँ, अगर मैं कोडिंग नहीं कर रहा इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं रिकवर होना मैंने स्टार्ट किया था। वेल आतिफ भाई, बैकग्राउंड तो खैर वो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहेंगे। यार आपको ये क्या तबाही किस्म का बैकग्राउंड लगा दिया तूने, डीसीएसई की बैल्कनी लगा दी है। एग्जैक्टली जबरदस्त। वो क्या कहते हैं, द होम ऑफ गपशप्स। आगे चलते हैं आतिफ भाई के, यानी इस इम्पोस्टर सिंड्रोम के अंदर रहते हुए आप उस टाइम पे यानी अपना क्या फ्यूचर देख रहे थे, या डिजाइन में कुछ लग भी रहा था कि कुछ होगा कि नहीं? यार ग्राफिक डिजाइन में मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उसको एज अ मेजर करियर में परस्यू करूंगा और मैं आगे लेके चलूंगा। तो उसके बाद से फिर मैंने पर्सनालिटी टेस्ट दिए थे। मैंने, मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ता है, एक 16 पर्सनालिटीज इस तरह करके वेबसाइट का नाम था, वहाँ पे मैंने पर्सनालिटी टेस्ट दिया था। वहां से मुझे अपनी पर्सनालिटी टाइप पता चली थी, और वहां से मुझे आइडिया हुआ था कि मेरा राइट ब्रेन डोमिनेंट है, और राइट ब्रेन जिनके डोमिनेंट हो उनको क्रिएटिव साइड में वो बड़ी आसानी से फिट कर जाते हैं। लेफ्ट ब्रेन अगर आपका डोमिनेंट हो तो आप लॉजिकल थिंकिंग, प्रोग्रामिंग उस साइड पे फिर आप एक्सेल करते हो। तो वहां से फिर मुझे पता चला था कि मेरे करियर ऑप्शंस क्या क्या है। उनमें से एक था प्रोडक्ट डिजाइन या यूएक्स डिजाइन। तो वहीं से मुझे आइडिया हुआ था कि अच्छा यार ये भी एक चीज होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था मैंने। वेल आतिफ भाई, आते हैं डीसीएससी में जो कम्युनिटी कल्चर है, और मैं पर्सनली भी और बाकी भी एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि डीसीएससी को बाकी डिपार्टमेंट से एक अपर हैंड इस वजह से भी समझा जाता है, कंसिडर किया जाता है, बिकॉज डीसीएससी हैज द मोस्ट वाइब्रेंट कम्युनिटी आउट देयर एट होल यूटी पिशावर। तो इस कम्युनिटी कल्चर के हवाले से बताइएगा, और आपने उसमें क्या रोल अदा किया। और इसके अलावा ही मैं एक ऐड करूंगा कि आपकी जो कम्युनिटीज थी, जिस तरह आपने कोडर स्टैक के साथ स्टार्ट लिया और आप टीम लीड भी थे फिर उस चीज के, तो इस कम्युनिटी के वर्कफ्लो को एक कंप्लीट उसमें आप बताइएगा। ओके, अच्छा यार, फर्स्ट ऑफ ऑल डीसीएसई में बिल्कुल सोसाइटीज हैं, कम्युनिटीज हैं, लेकिन वो सीएसआईटी में भी हैं, वो सिविल में भी हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सब चीज़ों में। हमारे जो व्हाट रियली डिफरेंशिएट्स अस, जो चीज़ हमारे सर पे सखाव का पर है, वो हमारी फैकल्टी है। हमारे चेयरमैन है, ये ही इज रियली कोऑपरेटिव, डॉक्टर लाइक हसन साहब, और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। वो एक चीज़ है कि जिसकी वजह से हमें एज होता है हमेशा दूसरे डिपार्टमेंट्स पे। और जितने भी हम लोग एक्टिविटीज़ कराते रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस कराते रहे हैं, उन्होंने हमेशा इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया है, अपने तरफ से बहुत कोऑपरेट भी किया है। तो हमारे लिए चीज़ें बड़ी आसान हुई हैं। और कम्युनिटी बिल्डिंग की जो बात की है कोडर स्टैक के हवाले से, तो यार कोडर स्टैक करने का यूटी में जब लोग सोसाइटीज ज्वाइन करते हैं तो सबके अपने एजेंडाज होते हैं, किसी के रोमांटिक इंटरेस्ट होते हैं, किसी को कुछ और चाहिए होता है। तो मैं पर्सनली ये इकबाल का एक शेर है, मुझे एग्जैक्ट वर्सेस याद करने दें। हाँ, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ये शेर मेरे लिए हमेशा, मतलब बचपन से ही बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहा है। और हारून लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया था कोडर स्टैक का, मुझे उनका आइडिया बहुत पसंद आया था। तो वहीं से मुझे एक बहुत अच्छा पुश मिला कि यार मैं इस तरीके से अपने हिस्से का दिया मैं जला सकता हूँ, अपने हिस्से की शम्मा रोशन कर सकता हूँ। वहीं से उसको फिर मेरे पास आइडियाज बहुत ज्यादा थे कि ऐसा करना है, वैसा करना है। फिर हारून, समी, फहद पीरज़ादा, बिलाल साफी, इन लोगों की लीडरशिप काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे पास आइडियाज हैं, करो ये ऐसा, ये लो तुम वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, तुम्हें अगले साल प्रेसिडेंट बना दिया, टीम लीड हो गए, तो जो करना है करो। फिर उन्होंने मुझे इस चीज़ पे काफ़ी कोड स्टैक को फ्लेक्सिबल रखा कि आप जिस तरीके से ब्रांड करना चाहते हो, जो चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो। तो उस हवाले से फिर काफ़ी काम किया था
कोड स्टैक को एज अ ब्रांड बिल्ड करने में। और कोड स्टैक में जो मेरी सबसे, मुझे लगता है कि मेरी टीम की और मेरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो ये थी कि हम लोग एक स्टूडेंट कम्युनिटी थे। मैं उस वक्त थर्ड ईयर में था, मेरे साथ सेकेंड ईयर के लड़के भी थे, थर्ड ईयर के लड़के भी काम कर रहे थे। हमें पेज पे मैसेज आता था चाइना से जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते थे और हमारे डीसीएसई के एलुमनाई टॉपर्स, गोल्ड मेडलिस्ट हमें मैसेज करते थे कि हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ। ये चीज मैं अब भी सोचता हूँ ना तो मुझे बहुत माइक्रो गूज बम्स मिलते हैं कि यार हमने ये तीर मारा हुआ है डीसीएसई में। अगर अभी जाके देखूं तो मैं इतना काम किया था कि लोग अट्रैक्ट होते थे। वो चीज जब ये समी लोग, हारून लोग जब वर्कशॉप्स डिलीवर किया करते थे तो इन पे लोग हंसते थे कि ये देखो यार ये क्या पढ़ा रहे हैं और कौन जाएगा इनके पास पढ़ने के लिए। वहां से स्टार्ट होने वाली सोसाइटी, उस पे पीएचडी कैंडिडेट्स और गोल्ड मेडलिस्ट आपके आके मैसेज कर रहे कि हम ये करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और आते हुए यहाँ पे यही ऐड करना चाहूंगा कि यानी आप लोगों के वक्त में यानी इतना एक्सपोजर भी नहीं था शायद इस चीज़ का, चूँकि आजकल तो यानी टेक्नोलॉजी जाइंट्स वगैरह खुद इस चीज़ को यानी अपने टूल्स टेक्नोलॉजी सिखाने या इम्प्रूव, वो एक मार्केटिंग टेक्टिक के लिए ना इस चीज़ को लॉन्च कर देते हैं और वो एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें चलती हैं। तो खुद से इनिशिएटिव जो लेने वाली चीज़ थी, मेरे बैकग्राउंड पे आप जो देख रहे हैं तस्वीर के, यानी सोफोमोर ईयर के स्टूडेंट्स इस तरह का विंटेज डिज़ाइन बना रहे हैं। ये मैं आई रियली ओ दिस ऑल टू यू एंड द फाउंडेशन यू हैव बिल्ट। आगे बात करते हैं कि जो हमारे पास फ्रीलांसिंग के हवाले से अक्सर आता है कि यानी आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि ड्यूरिंग और 4 years एट कैंपस हमें फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या नहीं। और इस हवाले से एक अच्छी बात यह है कि यानी जहाँ तक मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि डीसीएससी में फ्रीलांसिंग के हवाले से यानी आप लोगों के बाद काफ़ी ज़्यादा रुझान आया है। तो काइंडली थोड़ा सा इसके हवाले से बताइएगा। यार मैं फ्रीलांसिंग के, आई एम नॉट अगेंस्ट फ्रीलांसिंग, बट आई थिंक फ्रीलांसिंग आपको एज अ स्टूडेंट तब परस्यू करना चाहिए जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि मैं अपने स्टडीज को इसके साथ मैनेज कर सकता हूँ। वरना जनरल जो चीज देखने में आई है सीएस के स्टूडेंट्स में, सीएसई के स्टूडेंट्स में, जो फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाते हैं उनके पास एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद वो अपनी स्टडीज को भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैं इस चीज का एक विक्टिम हूँ। मैंने फ्रीलांसिंग को बहुत ज्यादा परस्यू नहीं किया था, मैंने 8-10 प्रोजेक्ट्स ही किए थे, लेकिन मेरी ये सोच थी कि यार अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं अपने काम से तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं एमबीएसटी पढ़ूं, मैं सर्किट्स पढ़ के अपने आप को थकाऊं। रहमत सुन रहे हो तो मेरी मोटिवेशन काफी लो हो गई थी अपनी स्टडीज के लिए। यार हमें उसने सर रहमत ने तो नहीं पढ़ाई थी डीएसटी, बट और भी काफी सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि जिनमें इस वजह से मोटिवेशन लो हो गई थी कि यार मेरे पास रेवेन्यू स्ट्रीम है तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट दिस टाइम इन माय स्टडीज। मैं वही टाइम अपने काम में लगा के ज्यादा पैसे बना सकता हूँ। तो ये चीज सिर्फ हम में नहीं थी, मैंने देखा है अपने बहुत सारे जूनियर्स में भी और भी बहुत सारे बंदों में देखा है। तो मुझे लगता है कि यार इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। अगर आप आ गए हैं, एक डिग्री में एंटर हो गए हैं, तो आपको टाइम पे कंप्लीट करनी चाहिए। और ये एक डिग्री आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है, जब आप खत्म कर लेंगे तब वो क्या 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 एवेन्यूज प्रोवाइड करेगी आपको, ये चीज सोचनी चाहिए। सही हो गया। वेल आतिफ भाई, अक्सर बल्कि एक इंतहाई जनरल पर्सपेक्टिव आपके बारे में, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि यानी आपका जो वो लेंस है ना, यानी जो बिल्ट इन आप में डाला गया है, यानी वो काफ़ी हाई कैलिबर के है। तो आपका एक रूम था, रूम मुझे नंबर इसकी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ट्राइबल हॉस्टल पे कोई 2nd या 3rd फ्लोर पे था। तो वो रूम में हमारा जी रूम नंबर 331 में एक दफ़ा हमारा आना हुआ डिज़ाइन बैठक के हवाले से। इंशाल्लाह डिज़ाइन बैठक के हवाले से भी आप इसी क्वेश्चन में कवर कर दीजिएगा। और डिज़ाइन बैठक की में जब हम लोग आए थे तो एक चीज़ जिसकी वजह से हम सब एक्सप्रेस हुए थे, मोहसिन भाई, उज़ैर भाई, मेरे जो बैचमेट्स हैं, मैं खुद, के यानी यार हम बाहर आए ना तो हमने पहली चीज़ यही कही, यार बंदे ने कमरा किस तरह यानी डिजाइन किया हुआ है, कमरा भी डिजाइन कर रहा है। यार उसके बारे में मेरा एक ये ओपिनियन था कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो तो आपका एनवायरनमेंट
अगर प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया गया हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। अगर आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ गंदगी है, जहाँ बहुत ज्यादा क्लटरिंग हुई हुई है, तो आप ज्यादा क्लियरली सोच नहीं पाते। आप एक क्लीन जगह पे रहो, डी क्लटर्ड इन्वायरमेंट हो, तो आपके थॉट्स भी बहुत ज्यादा डी क्लटर्ड होते हैं, आपको सोचने समझने में काफी आसानी रहती है। तो मैं इस वजह से मैंने काफी टाइम इन्वेस्ट किया था। इनफैक्ट मैंने अपनी पॉकेट मनी में से पैसे जमा करके मैंने अपने रूम में दोबारा पेंट करवाया था, क्योंकि वो रूम रहने लायक नहीं था। और फिर मैंने कारपेट लिया था, उसके लिए कर्टेन्स उसके साथ मैचिंग लिए थे, वो सारी चीजें। फिर कलर थ्योरी के मुताबिक मैंने एक ग्रीन नोटिस बोर्ड लगाया था कि रूम में आपके पास कुछ ग्रीन होना चाहिए, कि आपको ज्यादा बेहतर सोचने में वो हेल्प करता है अगर ग्रीन कलर कहीं मौजूद हो। तो ये सारा उसके पीछे थॉट प्रोसेस था। दैट्स ट्रूली ऑसम। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने DCSE हॉस्टलाइट्स हैं उन्हें तो यानी ये वीडियो 3-4 मरतबा दिखाने चाहिए, ये जो पार्ट है वीडियो का। वेल आगे बात करते हैं। यार मैं हॉस्टल में जी जी हॉस्टल लाइफ में सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है। हॉस्टल लाइफ में बस मैं जब लुक बैक करता हूँ तो फाइनल ईयर में मुझे वही एक मोमेंट ही अपने रूम का ज्यादा हाईलाइटेड दिखता है। डॉक्टर लाइक आए थे एक दफा एंड ही सेड कि यहाँ पे हॉस्टल में तो कोई भी अपने कमरे को इतना मेंटेन करके नहीं रखता जितना तुमने रखा हुआ है। तो उस वक्त मेरा सीना फखर से फूल के कुप्पा बन गया था कि यार हमारे चेयरमैन जी के पास कह रहे हैं। एग्जैक्टली। वेल आतिफ भाई फिर बात करते हैं ये जो डिजाइन बैठक के हवाले से, यानी क्या ये चीज क्या थी और इसका क्या सीन था, थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। यार इसके पीछे मोटिवेशन बेसिकली ये थी कि मैं जब कोडेस्टैक में था तो मैंने ड्रिबल को रीच आउट किया था कि मैं एक मीटअप कराना चाहता हूँ। हमारा कैंपस है और उसमें बहुत गिने चुने डिजाइनर्स हैं, उनको एक मीटअप कराना चाहता हूँ, उनको इनकरेज करना चाहता हूँ। दे वर वेरी काइंड, उन्होंने अपना एक स्वैग सेंड किया, बहुत सारी गुडीज थे। तो वो किट आ गई, लेकिन उसके बाद मेरी पर्सनल कमिटमेंट्स इतनी ज्यादा हो गई थी, मैं स्टार्टअप में इन्वॉल्व हो गया था, मैं 10-12 घंटे वहां पे बिजी रहता था कि मेरे लिए फिर सोसाइटीज और ये चीजें रह गई थी। तो वो किट जो थी वो गुडीज मेरे पास पड़ी हुई थी और मैं एक तरह से भूल गया था कि मुझे ये चीज भी करानी है। बट आई वाज सपोज टू यार तुम बैकग्राउंड चेंज करते हो और वो मेमोरीज फ्लैश कर रही हैं बार बार। एग्जैक्टली। अच्छा तो वो मीटअप किट मेरे पास पड़ी हुई थी, एक तरह से एक रिमाइंडर था कि मुझे ये काम करना है। फिर सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम वेन्यूज के लिए अरेंज कर सकें। हमने 2 दफा बात की थी चाय खाना के लिए, इधर उधर 1-2 जगहों के लिए, लेकिन बजट ऐसा नहीं था कि हम वहाँ पे मैनेज कर सकें। तो उन दिनों हमारा एक वर्कशॉप एक ट्रेनिंग चल रही थी, करियर प्रेप फेलोशिप अमल एकेडमी की। पेशावर में पहली दफा आए थे तो मैं वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो हमारे हर वीक प्रोजेक्ट वर्क्स हुआ करते थे, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे और उसमें हर वीक में एक न एक ऐसा टास्क दिया जाता था जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। उसमें एक वीक का प्रोजेक्ट वर्क था कि जस्ट स्टार्ट। आपने कोई एक काम जो कि काफी टाइम से रुका, वो नॉट एग्जैक्टली श्योर कि ये उनकी डिस्क्रिप्शन थी, लेकिन वो एक तरह से एक धक्का था कि आपने कोई काम स्टार्ट करना है। उसका एक टाइटल भी था #JustStart। वो मैंने प्रोजेक्ट वर्क किया, उसमें मेरे जहन में ये आया कि यार मेरा ये मीटअप काफी टाइम से पेंडिंग है, तो मैं किसी तरीके से मैं ये मीटअप कैसे कराऊं। वेन्यू वगैरह के लिए बजट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यार मेरे पास एक ही जगह है, वो मेरा रूम है, इसको मैंने सेट किया हुआ है ऑलरेडी, बस थोड़ी बहुत अरेंजमेंट करनी है कि ज्यादा लोगों को हो। फिर उसके बाद मैंने इनवाइट सेंड किए थे, बस वो चीज़ बहुत अचानक हुई थी, 1-2 दिन में ही सब कुछ फाइनल हो गया था। और फिर उसके बाद आप लोगों की बड़ी मेहरबानी थी कि आए, पार्टिसिपेट किया। बारिश हो रही थी, बारिश में यूनिवर्सिटी से, तो वहीं से मेरा बेसिकली जो डिजाइन बैठक का आइडिया था वो ये था कि यूटी में जो DCSE में जो डिजाइनर्स हैं उनको इकट्ठा किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए
एक तरह से उनको जान पहचान करवाई जाए। और उसके पीछे जो मेरा एक सेल्फिश मोटिव था वो ये था कि कंप्यूटर सोसाइटी या कोडरस्टैक या जितनी भी ऐसी सोसाइटीज हैं जिसके लिए हमें स्टूडेंट वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं डिज़ाइन के लिए, तो उस हवाले से कोई बंदे मिले, हम डिज़ाइनर्स की टीम बनाए और वहाँ से एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स मिलता रहे, टैलेंट हमें मिलता रहे। Exactly. और अल्टीमेटली मैं उन दिनों चूंकि ट्रिप मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो ख्याल ये भी था कि यार अगर हमें कोई ऐसा टैलेंटेड बंदा मिल जाता है इस कम्युनिटी के थ्रू तो हमने उसको फौरन से हायर कर लेना। वेल आतिफ भाई, यही लेगेसी, यानी हम लोग तो हमें आपसे डायरेक्ट जो है वो इंटरेक्शन का मौका मिला था, लेकिन बाकी जो बैचेस हैं जिस तरह बैच 21 है या बैच 22 द क्लास ऑफ 2023 एंड 2024, माशाल्लाह मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यानी उनमें भी हमारे पास अब बडिंग ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं, इवन मोशन डिज़ाइनर्स हैं। तो अगेन ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है और आप लोगों की वही जो आप लोगों ने जो पौधा लगाया था, नाउ इट्स बोरिंग फ्रूट्स। आगे चलते हैं। हमारे पास आतिफ भाई, आपके हवाले से ये कहा जाता है कि यानी ये बंदा कंपटीशंस वगैरह में या इसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल एफिलिएशंस हैं वो यानी काफी ज्यादा है ना, तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि भाई इतना एक्सपोजर कहाँ से लाते हो। Thank you very much यार for such an honor and for appreciating our efforts। तो आप अपना कोई तुम लोगों ने भी फिर हमारी एफर्ट्स को ही कंटिन्यू किया काम करते हैं कि अक्सर आपके बारे में मशहूर है कि यानी आप कंपटीशंस काफ़ी यानी आपने जो है वो पार्टिसिपेट कंपटीशंस में किया है। इसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिलिएशंस यानी पूरे पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड हैं। तो इस हवाले से अक्सर ये एक पर्सपेक्टिव है कि यार ये बंदा इतना एक्सपोजर कहाँ से लाता है, और इस हवाले से आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि आपने कोई बड़ा एक्कोलेड यानी यूईटी के लिए लाया हो या कोई बड़ा कंपटीशन जीता हो, तो इस हवाले से बता दें। यार सबसे पहले तो एक्सपोजर लेने में मेरा कोई कमाल नहीं था। अगेन आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट रिगार्डिंग दिस अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रही हैं कि जिनमें मैं इन्वॉल्व होके तो यार जितना भी एक्सपोजर या अपॉर्चुनिटीज मिलती रही हैं मेरा अपना कोई कमाल नहीं था उसमें। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इस तरह के इवेंट्स और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती रही हैं। और दूसरी बात ये कि आप जब यूनिवर्सिटी में होते हो और आप जब सोसाइटीज के साथ इन्वॉल्व होते हो ना, तो आपको बताया जा रहा होता है, आप खुद देख रहे होते हो बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, कॉन्फ्रेंसेस आपके सामने आ रही होती हैं। तो मैं बस ये करता था कि यार मुझे जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट कोई दिखता था, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई कंपटीशन दिखता था, तो उसमें मैं अप्लाई करता था। उसके अलावा मेरे सर्कल में उस वक्त जो लोग थे तो उनमें समी, हारून, हुज़ैफा हबीब, बिलाल साफी, ये सब लोग, तो इनको जैसे इनको पता चलता था वो आके मुझे बताते थे, पेज पे शेयर होता था, कोडरस्टैक की ग्रुप में शेयर होता था, तो सबको ना वो चीजें मिल रही होती थी। मेरा तो बस ये था कि मैं चूंकि एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करता था, इन्हीं चीजों में लगा होता था, तो मैं साथ साथ फिर अप्लाई कर देता था। फिर साथ में टीम्स भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दोस्त मिले थे कि वो भी इंटरेस्टेड होते थे इन चीजों में। तो फिर इस तरीके से चीजें आगे जाती रही। और एक्युलेट की जो बात की तो यार पाकिस्तान में जो इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, आईसीटी स्पेस, आईटी स्पेस, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडस्ट्री में, उसे कहा जाता है पाशा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन। तो मेरी आवाज आ रही है? जी जी, ऑडिबल है। ठीक। अच्छा, तो पाशा बेसिकली हर साल अवार्ड्स अरेंज कराती है, इसमें बहुत सारे लोगों को पॉइंट आउट किया जाता है जो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं आईटी स्पेस में। तो हमारे सेशन में 2019-20 के जो सेशन था उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एज स्टूडेंट्स, और मैंने उसमें प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया था अपना ड्रिपमेट, हम लोग उस पर काम कर रहे थे। और again we were very fortunate अल्हम्दुलिल्लाह कि we ended up winning the award। उससे पहले हर साल वो अवार्ड नस्ट के स्टूडेंट्स जी की लम्स ऐसी एक सीरीज चलती हुई आ रही थी। यूटी पेशावर कभी उसमें नहीं था, तो हम लोग पहला ग्रुप था यूटी से जो कि वो अवार्ड लेके यूनिवर्सिटी वापस आए थे। यूटी पेशावर का नाम साथ लिखा हुआ था कि पाशा आईसीटी अवार्ड स्टूडेंट विनर फ्रॉम यूटी पेशावर।
So that was a proud moment for us. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह। वेल आतिफ भाई आगे चलते हैं। तो अक्सर ये भी है कि यू आर अ वेरी गुड कंटेंट राइटर, आप एक अच्छे रीडर भी हैं, तो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस? Behind becoming a content writer या reader? हाँ जी, इस हवाले से यानी ये हैबिट डेवलप करने की क्या स्टोरी थी? यार ये हैबिट बेसिकली मेरे ग्रैंडफादर ही वाज अ प्रेस रिपोर्टर, तो वो घर में मैं जब छोटा था तो वो अपने साथ ये बच्चों के न्यूज़पेपर्स वगैरह और ये चीजें लाते थे, तो बचपन से ही मेरे थोड़ी बहुत ना वो रीडिंग डेवलप हुई थी। फिर मैं कॉमिक्स लेता था स्कूल में जब था तो छोटे मोटे ही होते थे, नीला आदमी और पीली परी और इस तरह के कॉमिक्स। लेकिन वहीं से फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर पढ़ने लगा। फिर यूनिवर्सिटी में हमारे एक जूनियर है उमर खयाम, he was into books, और फिर फवाद शाह है बैच 19 से, he was also into books। तो इन लोगों की कंपनी जब मुझे मिली, मैं उस टाइम पे काफी आउट ऑफ टच हो गया था अपनी इस हैबिट के साथ। लेकिन जब ये लोग साथ बैठते थे, बुक्स की बातें करते थे, चीजें डिस्कस करते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता से वो हैबिट वापस आना शुरू हुई थी। मुझे याद है कि उमर यूज्ड टू लेंड मी हिज बुक्स, वहां से फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना रिज्यूम किया था, और अभी तक फिर थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ कभी कभार, तो वो इसी वजह से ही है। दैट साउंड्स रियली ऑसम। आगे चलते हैं। और गिफ्ट मी हिज बुक्स, not his books, but he used to give me books, so that was a turning point too। वेल आतिफ भाई आगे चलते हैं कि आपने खैर अमल फेलोशिप के हवाले से बात तो कर दी, लेकिन अगर शॉर्ट से सिनेरियो में अगर आप मतलब कुछ लफ्जों में अमल को बयान करना चाहें तो? यार अमल इज समथिंग व्हिच एक यूटी के स्टूडेंट पे, एक डीसीएसई के स्टूडेंट पे फर्ज होना चाहिए कि वो ये फेलोशिप अटेंड करे, क्योंकि उसमें आप जिस तरह की एक्टिविटीज करते हो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपकी टीम वर्क एबिलिटीज। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस चीज को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अगर आप ना सीखें, आपको कोई बताए नहीं कि ये कैसे करनी है, तो फिर आगे चल के आपके लिए बड़े मसले। और डिग्री तो आप ले लेंगे 3.5 3.8 जीपीए के साथ, लेकिन फिर आगे जाके जब आपने टीम्स में काम करना है, सॉफ्टवेयर टीम्स में, हार्डवेयर टीम्स में, और आप में ये सॉफ्ट स्किल्स आपकी डेवलप नहीं हुई, तो आपको बड़े मसले आने। तो इसलिए मुझे लगता है कि अमल एकेडमी, यहाँ से अगर मेरे अल्फाज लेना चाहो अमल के लिए, मैं यूनिवर्सिटी में भी यही कहता था, अमल एकेडमी की जो फेलोशिप है, दिस इज बेसिकली दैट मिसिंग सेमेस्टर इन डीसीएसई की डिग्री, जो कि हम सबको चाहिए। वेल आतिफ भाई आपके एक जूनियर हैं मेरे बैचमेट एशले एलेक्स जैकब, वन ऑफ योर फेवरेट्स आई मस्ट से। उनका क्वेश्चन है इस हवाले से कि आजकल यानी एक कम्युनिटी में कहा जाता है, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है डेस्क डेव के हवाले से ना, कि यानी ऐसा बंदा कि जो डिजाइनिंग में भी कुछ हाथ उसका हो और डेवलपमेंट भी करता हो, यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के हवाले से ना। तो उस हवाले से एशली पूछ रहे हैं कि आपको भी अक्सर कहा जाता था और बाकी भी एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि अ डिजाइनर कांट बी अ कोडर, तो इस पे आपके क्या ख्यालात हैं? यार मेरे दोस्त हैं ऐसे कि जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे डिजाइनर्स हैं और बहुत अच्छे डेवलपर्स भी हैं। अगर कोई बंदा करना चाहे, ये नहीं है कि वो कर ही नहीं सकता, बस ये अगर एक माइंडसेट बन गया है कि यार एक बंदा दोनों चीज नहीं कर सकता, आप अपना एस्थेटिक सेंस बिल्ड कर सकते हो, आप अपनी आईज को ट्रेन कर सकते हो कि यार मैंने बटन्स ऐसे डिजाइन करने हैं, मैंने चीजों को ऐसे रखना है, फॉन्ट सिलेक्शन मेरी ऐसे होनी चाहिए, अलाइनमेंट, कंपोजिशन, वो सारी चीजें आप अपने आप सिखा सकते हो। उसके बाद आप फिर बाकी चीजें कोडिंग की अप्लाई करो, आप बिल्कुल करना चाहो कर सकते हो। अगर इससे पहले किसी ने नहीं किया, आप पहले बंदे बनते हो, आप बिल्कुल करो। एक चीज होती है जो होती है हार्डकोर, अगर आप उस चीज को परसू करना चाहो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने यूएक्स डिजाइन को, प्रोडक्ट डिजाइन को परसू करना है या कोडिंग को परसू करना है, तो फिर कुछ लोग होते हैं वो चीजों में नेचुरल होते हैं। नेचुरल आपने देखा होगा कि आपके साथ बहुत सारे आपके कोलीग्स होंगे जो कि लॉजिकल थिंकिंग में ऐसे चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, कोड लिख लेते हैं प्रॉब्लम का,
वो नेचुरल हो जाते हैं उस चीज में। तो जैसे मैंने शुरू में बात की थी, आपके आपके ब्रेन, जिन लोगों के लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डोमिनेट होते हैं, वो लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से। राइट ब्रेन वालों के अपने ट्रेट्स होते हैं कि वो कैसे काम करते हैं उनके दिमाग। तो अगर एक चीज अल्लाह ने आपको दी हुई है और आप उस चीज को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हो, तो फिर तो आई वुड रिकमेंड कि आप कोई ऐसी फील्ड परसू करो जो कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ, आपके दिमाग के टाइप के साथ अलाइंड हो। अगर नहीं करना चाहते आप, या आपको पता नहीं है, तो फिर आप जो चीज करना चाहते हो आप बिल्कुल एक्सपीरियंस करो। आपको टाइम के साथ साथ आइडिया हो जाएगा कि आप किस चीज में ज्यादा नेचुरल हो, आप फिर वही उसी को फॉलो करो। एग्जैक्टली, थैंक्स फॉर द गोल्डन एडवाइस। आगे हम चलते हैं। वेल हमारे एक टैलेंटेड सीनियर आपके बैचमेट मिस्टर इस्लाम कामरान, उनका ये क्वेश्चन था कि यानी वो ये सुनना चाह रहे थे कि फेलिंग एट 5 सब्जेक्ट्स to ending up getting the highest paid job, one of the highest paid jobs in the batch। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और यार मैं उन्हें कोट करूंगा। वो उनका मेन कमेंट ये था कि खुद के 5 फेल हैं और चला है औरों को डिजाइन सिखाने। जी यार, इस्लाम हैज बीन अ वेरी क्लोज फ्रेंड यूनिवर्सिटी के 4 सालों में, अभी भी काफी अच्छे टर्म्स पे हैं हम दोनों। तो ही सिंस ही इज अ क्लोज फ्रेंड, तो ही नोज अबाउट दिस इंसिडेंट, ये 5 सब्जेक्ट्स फेल करने वाला। मेरा एक सेमेस्टर था, आई डोंट एक्चुअली कौन सा, शायद 3rd था या 4th सेमेस्टर। उसमें ऐसा था कि हमारे एक साथ रिजल्ट नहीं आया करता था, एक सब्जेक्ट का आता था। तो मैंने उन सेमेस्टर्स में मैं अपने स्किल्स को लेके बहुत ज्यादा उसमें मैं टाइम लगा रहा था, सोसाइटीज में बहुत इन्वॉल्व था, स्टडीज को मैंने इतना टाइम नहीं दिया था। तो रिजल्ट आ रहा है भाई, एक सब्जेक्ट का रिजल्ट आया, दोस्त गए देख रहे हैं रिजल्ट, अच्छा 1408 फेल, एफ लिखा हुआ है आगे। दूसरा सब्जेक्ट जाके देखा है, एफ लिखा हुआ है। तीसरा सब्जेक्ट का देखा है, एफ लिखा हुआ है। रिजल्ट्स आ रहे हैं, एफ्स भी आ रहे हैं साथ साथ, और भी ग्रेड ही नहीं है। एक दोस्त ने आके मुझे कहा कि यार तुम्हारा कोई और ग्रेड नहीं आता, बस एफ ही आता है। तो आई वाज एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड। मतलब वो होता है कि इट वाज वन ऑफ द वेरी लो मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। और मैं यूनिवर्सिटी से जब गया वापस, मैं हॉस्टल नहीं गया था, मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साइड पे ही मैं किसी तरफ चला गया था और बस जा रहा था। इतनी याद में रात को बहुत लेट वहां से वापस आया था। तो ये जब मोमेंट था, उसमें बहुत सारी चीजों को मैंने क्वेश्चन किया था, माय लाइफ चॉइसेस, माय लाइफस्टाइल। ये बज़ाहिर बड़ी एक इंटेलेक्चुअल सी इमेज बनी हुई है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ एक हॉलो सा था जो भी था। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो सिर्फ मुझे पता थी, और कोई इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि यार अगर एक बंदा ग्राफिक डिजाइन कर रहा है, या एक बंदा अगर फ्रीलांस के 2-3 प्रोजेक्ट्स उसने कर लिए हैं, तो दिस डजंट मीन सक्सेस। लोगों ने आपको फिर भी उन्हीं पैरामीटर से जज करना है जो कि एक स्टैंडर्ड बने हुए हैं। बीसीएसई में ऑफ कोर्स वो स्टैंडर्ड आपका जीपी है, तो मुझे भी उसी चीज पे ही जज किया जा रहा था। अब ये जो मेरा टाइम था कि मेरे 5 एफ आए हुए हैं, इसमें किसी बंदे ने मुझे ये आके नहीं कहा था कि यार तुम मेहनत कर लो, या ये कर लो, वो कर लो। तो मैं इस चीज को लेकर और ज्यादा मैं डिस्टर्ब था कि यार वैसे तो सब साथ साथ होते हैं, साथ बैठते हैं, हंसते हैं, कहते हैं। अब हर बंदा मुझे आके ये बता रहा है कि मेरा 3.8 जीपीआई है, मेरा 3.6 जीपीआई है, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि यार इट्स गोइंग टू बी ऑलराइट, you have got 5 Fs but you can do better next time, something like that। तो वो टाइम होता है ना कि आपकी जिंदगी की पॉजिटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये एक वो मोमेंट था। फिर मैं अजीब किस्म के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया था, और बड़ी अजीब डिस्टर्बिंग किस्म की सिचुएशन थी मेरे लिए। 5 Fs, खैर वो 5 Fs अब फॉर द रिकॉर्ड मैं उसको सही भी कर दूं, वो 5 Fs ये था कि बाद में उसमें 2 Fs थे, वो रीचेकिंग के बाद वो डीज हो गए थे। तो टेक्निकली मेरे 3 ही हफ्ते उस सेमेस्टर में, लेकिन स्टिल वो 3 एफ ही बहुत बड़ी चीज थी उस वक्त मेरे लिए। तो वहां से फिर मेरा वो एक तरह से एक टैग बन गया था कि यार इस बंदे के एक सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट्स फेल हुए हैं, तो ही इज अ फेलियर। और फिर मुझे काफी टाइम लगा था उस चीज से दोबारा रिकवर होने में। साथ दोस्त मजाक भी उड़ाते थे कि इसे देखो यार, इसका इतना जीपीआई आया है, इसके इतने सब्जेक्ट्स फेल हैं।
फिर वो बाद में दोबारा रीअपेयर होके सब्जेक्ट्स क्लियर भी कर लिए थे, अच्छे ग्रेड्स भी ले लिए थे उनमें, लेकिन वो एक जो स्कार था वो अभी तक मैं सोचता हूँ तो यार वो काफी एक्सट्रीम किस्म की सिचुएशन थी। और फिर उसी उसी चीज को लेके वो एक ताना भी लोग मारते थे कि यार ये देखो इसके इतने सब्जेक्ट्स अगर फेल हुए हैं तो ये आगे जाके इसने क्या करना है। और इवन मेरे बैचमेट्स भी अजीब अजीब किस्म के कैट कॉलिंग करते थे और अजीब किस्म के नाम वगैरह बुलाते थे। तो खैर ये सारी चीजें होती रही थी। फिर कोडर स्टैक इस सब में बहुत बड़ी सपोर्ट रहा मेरे लिए। फिर जब मैंने ट्रिपमेट ज्वाइन किया, मुझे हारून और सनी जैसे बंदों की कंपनी मिली, तो वहां से भी मुझे काफी सपोर्ट, इमोशनल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिलती रही और कॉन्फिडेंस मेरा रिकवर होता रहा। तो ये सारी सिचुएशन थी। फिर जॉब का, यार जॉब को तो मैं इस चीज को, मेरे पैरामीटर्स ये नहीं है कि मैं किसी बंदे को की सक्सेस को इस चीज से जज करूं कि फलां बंदा इतनी सैलरी ले रहा है, फलां बंदा इतनी सैलरी ले रहा है, तो फिर जो ज्यादा ले रहा है तो ज्यादा सक्सेसफुल, हम वाला कम सक्सेसफुल है। मेरे ख्याल में आपकी सक्सेस तब है कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसको एंजॉय करें। आप भले ही आपको 1.5 CGPA हो, भले ही आप मर के पास हुए हो, आपको 10,000 महीने की सैलरी मिल रही हो, लेकिन आप जो काम करते हैं आप उसको एंजॉय करते हैं, तो दैट मींस यू आर सक्सेसफुल। एग्जैक्टली। और अगर आपको रोजाना बिस्तर से उठना अजाब लगता है, आप टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे, आप चीजों को टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो उससे फिर फेलियर कहूंगा मैं। एग्जैक्टली। और आतिफ भाई, ये है कि ये चीज़ हमें एवेंजलाइज करनी चाहिए अपने हर फोरम से, कि यानी हम अपनी डेवलपर कम्युनिटी में या हम अपनी जो फ्रेंड सर्कल है इसमें, यानी कुछ लोग हर वक्त यानी इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हो रहे होते हैं। और बेस्ट चीज़ ये कम्युनिटीज़ होती है इस चीज़ के लिए कि यानी आप इम्पोस्टर सिंड्रोम या इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे बाहर आ सकें। तो ये है कि एक मैसेज होगा कि मुस्कुराहटें बांटें, बिकॉज इन द वेरी लॉन्ग रन हर एक की अपनी फेट है, हर एक की अपनी डेस्टिनी है, उसने उसे फॉलो करना है, ना कि यानी कोई आगे जाके कंपटीशन होने वाला है। तो देन आगे चलेंगे आप। बिल्कुल यार मैं ऐड करना चाहूंगा राजा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। कम्युनिटीज में आपको इस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए आइडियली, that would be an ideal situation। मेरे ख्याल में इस तरह के चैलेंजेस होते हैं किसी के साथ, तो आपको किसी ऐसे बंदे की एडवाइस चाहिए होती है कि जिसको थोड़ा बहुत इस चीज का एक्सपीरियंस हो। आप अपने कोलीग से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। हो सकता है आप बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हो, आपको ऐसे सीनियर्स मिलेंगे जो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत आपको इंकरेज करने वाले हो, लेकिन ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में आपको फायदा तब होता है जब आप प्रोफेशनल कम्युनिटीज में इन्वॉल्व होते हो। तो वहां पे आपको ऐसे बंदे मिल जाते हैं कि जो कि आपके बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, उनको पता होता है कैसे इस चीज को हैंडल करना है। उनके साथ आप 10-15 मिनट बैठते हो, आपकी जिंदगी के बहुत से मसले हल हो जाते हैं। मेरे साथ आप क्योंकि जिक्र हो रहा है तो मैं बता दूं, मेरे साथ एक इसी तरह से ही एक बड़ी मेरी खुशकिस्मती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अगेन आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एक ऐसा बंदा मिला था कि जो कि एग्जैक्टली मेरे बैकग्राउंड से था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, फ्रॉम नस्ट, और उसने फिर बाद में स्विच किया था यूआई डिजाइनिंग में, यूएक्स डिजाइन में। तो मैंने उसके साथ बैठ के चीजों को डिस्कस किया था, मैसेजेस के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बाद में मिला भी था मुझसे लम्स में। तो मेरे लिए बहुत सारी चीजें उसके बाद काफी आसान हो गई थी। और बंदे को शायद तुम जानते भी हो, अवैस इमरान नाम है, यूएक्सडीपी ग्रुप है फेसबुक पे डिजाइनर्स का, उस कम्युनिटी का फाउंडर है। काफी बड़ा नाम है अवैस इमरान। ही हैज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड एंड अ रियली ग्रेट मेंटोर। और इस तरह के जो जब आपको बंदे मिल जाते हैं नेटवर्क्स में, आपकी कम्युनिटीज में, तो आपके फिर बहुत सारे मसले काफी आसानी से फिगर आउट हो जाते हैं। आगे चलते हैं आतिफ भाई। हमारे एक जूनियर हैं, वन ऑफ द शाइनिंग स्टार्स एट कंप्यूटर सोसाइटी फ्रॉम द क्लास ऑफ 2024 बैच 22 DCSC। मुसद्दिक बिल्लाह का क्वेश्चन है कि डज यूईटी और एनी यूनिवर्सिटी टीच यू, यानी वो स्किल्स जो इंडस्ट्री में काम आते हैं, इंडस्ट्री सिखाती, यूनिवर्सिटी सिखाती है आपको, आया वो यूईटी है या कोई भी यूनिवर्सिटी हो। अगेन ओवरलैप ही कर रहे हैं क्वेश्चन ज्यादातर। अच्छा ठीक। अच्छा यार मैं इसके बारे में
मेरा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि अपने यूनिवर्सिटी के टाइम के साथ यूनिवर्सिटी में जब था तब से ही मैं आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व हो गया था ट्रिपमेट के थ्रू। तो मुझे चीज़ों का आइडिया थोड़ा बहुत था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही थी। तो ये मुसद्दे की क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक लेंस से देखो ना, अगर आप इंडस्ट्री स्किल्स आप समझते हो, यूएक्स डिजाइन को और फ्लटर को या इस तरह की चीज़ों को, तो तब तो आपको यूआईटी नहीं सिखाती या कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ये स्किल्स नहीं सिखाती। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री स्किल्स देखो, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग को, आप लिनक्स डेवलपमेंट को देखो, इन चीज़ों को अगर आप स्किल समझते हो, तो तब तो आपको यूआईटी उसमें गुरु बना के छोड़ती है, डीसीएसई। अगर आपका इंटरेस्ट हो अपना और आप खुद उसको परसू करना चाहो, तो बेसिकली हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हम स्किल्स क्या किसे रहे हैं। आजकल हम जिस सेंस में स्किल्स की बात करते हैं, वो इमर्जिंग स्किल्स हैं, या ये वो वाली स्किल्स हैं जो पिछले 3-4 सालों में आई हैं। डेटा साइंस हो गया, यूएक्स डिजाइन हो गया, फ्लटर डेवलपमेंट हो गई, इस तरह की स्किल्स। तो इस तरह की स्किल्स जो इमर्जिंग स्किल्स हैं, वो आपके करिकुलम का हिस्सा, पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है, आपके करिकुलम का हिस्सा बनने में टाइम लगता है। और वो टाइम मेरी आज से 5-10 साल बाद उसके कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हो। लेकिन यूनिवर्सिटीज का काम है कि आपको ऐसे एवेन्यूज प्रोवाइड करे, जैसे कोडर्स टैग हो गया या कंप्यूटर सोसाइटी हो गई, और स्टूडेंट्स को ही इंकरेज करे कि वो पार्टिसिपेट करें, स्पीकर्स को बुलाएं, बाहर से प्रोफेशनल्स को बुलाएं, और बच्चों का प्रोफेशनल एक्सपोजर हो, उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो। तो अगर आपने मॉडर्न स्किल्स सीखनी है, अपने एडवांस स्किल्स सीखनी है, तो यू कांट रिलाई ऑन योर यूनिवर्सिटी टू टीच यू दैट। आपने खुद ही अपने लिए वो चीजें, अपने लर्निंग अपॉर्चुनिटी वो चीजें सीखनी है। एग्जैक्टली। वेल आतिफ भाई, एक क्वेश्चन है कि आप यानी आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या बिल्कुल ही स्पोर्ट्स वाली साइड पे आपका कुछ नहीं है? यार आई हैव बीन अ वेरी एंथुसियास्टिक किस्म का जिम फ्रीक। मैं जिम बड़े रेगुलरली जाया करता था, लेकिन बीच में ये कोविड हो गया, तो उसके बाद मैं नहीं जाता था। तो जिम में आप बहुत सारी चीजें ऐसे कर लेते हो कि आपको फिर स्पोर्ट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हुई है कोविड की, दोबारा से ज्वाइन कर लूँ। ओके। और आतिफ भाई, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था कि आपकी ड्रेसिंग माशाल्लाह अच्छी रही है, हमेशा से हम देखते आए हैं। जो आपका यूनिटी वाला अपर था, वो आपने कहाँ से और कैसे बनवाया था? काइंडली गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच यार फॉर सच ऑनरिंग किस्म के अल्फाज। मुझे नहीं पता था कि मेरी किसी को पसंद आएगी। यार मेरा जो अपर था यूटी वाला, उसका सीन ये था कि वो मैंने खुद डिजाइन किया था। मैंने वो जो नाम लिखा हुआ यूटी, उसका फॉन्ट और लोगो को बैठ के मैंने क्रॉप किया था, और उसको वाइट करना और वो सारी चीजें वो डिजाइन करके मुझे हमारे सीनियर ने, जिसका मैंने शुरू में मेंशन किया, इमरान जिया फ्रॉम बैच 15 जीसीएसई से, उन्होंने एक यूडी की एक हुडी बनवाई थी, और वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे उन्होंने कहीं ऐड किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने किससे प्रिंट करवाया, तो फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट दिया था। बंदे को फिर मैंने डिजाइन फॉरवर्ड किया था, लेकिन वो कराची का एक बंदा है, और उन्होंने काफी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट करा के फिर मुझे दे दी थी। फिर वो मैं जहां भी पहन के जाता था, तो सबसे पहले मेरे जो बैचमेट्स थे, दोस्त थे, वो मुझसे उस बंदे का नंबर लेते थे, और फिर उसको मैसेज करते थे और वही मंगवाते थे अपने लिए। तो मेरे लिए एक छोटा सा रिग्रेट रह गया था कि यार दिस कुड हैव बीन अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर मी, कि मैं खुद ही प्रिंट करवा के उन लोगों पे भेजता। एग्जैक्टली। और आतिफ भाई, लेकिन बहुत अच्छा लगा था कि मैंने अप्रिशिएट किया था बंदों ने डिजाइन को। प्लीज मुझे ड्रॉप कीजिएगा उसकी सोर्स फाइल्स, ताकि हम इस लेगेसी को आगे भी कंटिन्यू कर सकें। जरूर यार, जरूर, इंशाल्लाह। वेल, फिर हॉस्टल लाइफ की तरफ हल्का सा आते हैं और इंशाल्लाह इस चीज को वाइंड अप करते हैं। एक कंपटीशन ही समझा जाता है कि जो यासीन अमीन चाचा की जो कैंटीन है वो, या जो बाहर मुशर्रफ चाचा के पराठे, तो आपकी कौन सी चीज फेवरेट रही है जो हॉस्टल 3 ग्रीन चिली जिसे कहा जाता है? अच्छा यार, उसमें तो टाइम के साथ साथ बहुत सारे प्रेफरेंसेस मेरे तब्दील होते नहीं है, लेकिन यूडी की हॉस्टल 3 की जो कैंटीन है उसके साथ बहुत ज्यादा मेमोरीज अटैच्ड हैं।
तो मेरे लिए वो जो सेंटिमेंटल वैल्यू है वो सफ़ी की कैंटीन की ज़्यादा है, क्योंकि इसमें दोस्तों के साथ बैठ के चाय पे जो गप्पे हुई हैं, जो डिस्कशंस हुई हैं, जो ब्रेकअप्स होने पे तसल्लियाँ दी गई हैं और जो ली गई हैं, और इसके अलावा जो भी जिस किस्म की भी जो डिस्कशंस और गेमिंग सेशंस होते रहे, तो आई आई थिंक यूटी हॉस्टल की कैंटीन, हॉस्टल 3 की। Exactly. यार मेरी तरफ से कुछ नहीं रहता। आई जस्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स के I think this has been a very great experience. I feel very honored अपने बारे में बात करके, अपने जर्नी के बारे में बात करके, और उस ऑनर से भी ज्यादा मुझे इस खुशी इस बात पे हो रही है कि यार मेरा जूनियर मेरे सामने बैठा हुआ है और मुझसे ये सारी बातें कर रहा है, इतने कॉन्फिडेंटली, इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट, और इतने एलिगेंटली सारे इस प्रोसेस को कैरी आउट किया है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, और बहुत अच्छा लगा। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट आगे जितने भी तुम्हारे काम तुमने करने हैं, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू मेक अस ऑल वेरी प्राउड। तुम भी, तुम्हारे साथ जो टीम है, जिनका ये आइडिया था, और जिस तरीके से तुम लोग कंप्यूटर सोसाइटी को रिवैम्प कर रहे हो, बेस्ट विशेस प्रेसिडेंट साहिबा को और पूरी टीम को, और तुम्हें राजा। Well, Latif bhai, thanks for your precious time. Or we wish you all the best for all the future endeavors of yours at Brandverse, Jazz and Techies as well. और इस हवाले से बस यही है कि अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे. With the words of a more safer society, we are signing off. इंशाल्लाह दास्तान मंजिल की एपिसोड नंबर 2 में आप सबसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त. अस्सलाम वालेकुम.